सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई। उन्होंने ये उड़ान कहाँ से भरी थी? प्रश्न ये है। तो आंसर होगा अंबाला वायु सैन्य स्टेशन। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला वायु सैन्य स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में 30 मिनट की उड़ान भरी और इस तरह से वो राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ये बात तो आपको याद रखनी ही है। साथ में एक और पॉइंट आपको बता दूं कि 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति जी ने असम के तेजपुर वायु सैन्य स्टेशन से सुखोई 30 MKI में भी उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी थी वो। अच्छा, जब अभी उन्होंने राफेल में उड़ान भरी तो उस समय राफेल के पायलट कौन थे? ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, जो कि 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जिन्हें गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। राफेल की बात करें, ये हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया? डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने। और इसे 2020 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिसका पहला बेस अंबाला था। राष्ट्रपति जी से बात करें तो अभी इनकी पहली महिला एड डी कैंप बनी थी यशस्वी सोलंकी। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 ये राष्ट्रपति जी के भाषणों का कलेक्शन है। और एक बुक और आई थी इनके ऊपर, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसेना हिल्स, इसको लिखा था कस्तूरी रे ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह पे अतिथि कौन होंगे हमारे? तो आंसर होगा, ये दोनों होंगे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन। तो 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे समारोह में पहली बार यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन काउंसिल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को चीफ गेस्ट के रूप में हमने इनवाइट किया है। और इस तरह से ये पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेता एक साथ भारत के इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह में शामिल होंगे। ये हम 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 वाले रिपब्लिक डे पे। अभी 2025 में कौन आए थे और ये कौन से नंबर का था? 2025 में 76 नंबर का हमारा रिपब्लिक डे था और इसमें चीफ गेस्ट है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, अगर मैं पूछूं हमारे पहले रिपब्लिक डे पे जो मनाया था 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? तो वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, सुकर्णो उनका नाम है। अच्छा, रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का ये दिन हमने चुना है। और इस बार हमने जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंट डे, वो जो 15 अगस्त को मनाते हैं, वो कौन से नंबर का मनाया था? 79 नंबर का। अच्छा, यहाँ पे चीफ गेस्ट से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। अगर पूछे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो हमने मनाया 23 अप्रैल को, और यूनेस्को ने 2025 के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राजील को विश्व पुस्तक राजधानी चुना था। कोलकाता बुक फेयर 2025 जो कि भारत का सबसे पुराना मेला है, जिसे बोई मेला भी कहते हैं, और ये इस बार 48 नंबर का एडिशन था। इसमें थीम कंट्री था जर्मनी। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 नई दिल्ली में था, फोकस कंट्री था रशिया। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत थीम कंट्री होगा। 76 नंबर का इस बार हमने रिपब्लिक डे मनाया था, मैंने आपको बता दिया। चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबियांतो। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो 2024 का हमने मनाया था, नवंबर में मनाते हैं हर साल, 55वां मनाया था पिछली बार गोवा में, इसमें फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया था। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया हमने भुवनेश्वर में, उसमें चीफ गेस्ट त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू थी। और रिपब्लिक डे 2025 में हमारे चीफ गेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर ही हो गया, रिपीट हो गया प्रश्न। और मोदी जी को किस देश के भी राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? मॉरिशस, 12 मार्च 2025 को। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में और उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। ये बात है मार्च 2025 की। भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे आयुसीएन के कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मृदा सुरक्षा से।
तो अभी IUCN ने प्रस्ताव 007 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य है मृदा यानी कि मिट्टी की सुरक्षा के लिए एक आदर्श कानूनी ढांचा तैयार करना। इस प्रस्ताव को मृदा सुरक्षा कानून प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है सरकारों को मिट्टी की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कानूनी ढांचे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इस प्रस्ताव के पारित होने से ये मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानूनी ढांचा बन गया है। अभी अबू धाबी में जो IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस यानी कि बैठक हुई थी, वहीं पर इसे अपनाया गया है, इस प्रस्ताव को, जो कि मृदा सुरक्षा के लिए है। अच्छा, आप मुझे बताओ, मृदा के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सॉयल, क्या कहा जाता है? अभी मृदा से ही कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले IUCN की बात करते हैं। IUCN मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना होती है 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और अभी इसी साल 6 नए सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं। वो हैं आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। आपको याद है अभी IUCN के केंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी थी कौन? सोनाली घोष, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक है। और भारत IUCN का सदस्य कब बना था? 1969 में। अब देखो, एक प्रश्न तो अभी मैंने आपसे पूछा था, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। बाकी मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान ये लॉन्च किया था हरियाणा ने। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे होता है 5 दिसंबर को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये मनाया गया 19 फरवरी को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू होती है? 19 फरवरी 2015 को मोदी जी ने इसको शुरू किया था। कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। ठीक है, तो मृदा से ये प्रश्न भी ध्यान रखना और आज का प्रश्न भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मॉन्स्टर मिसाइल जिसका नाम है ह्यूनमू 5, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो अभी साउथ कोरिया ने मॉन्स्टर मिसाइल है ह्यूनमू 5, इसको लॉन्च किया है। इसका वजन है 36 टन और ये साउथ कोरिया की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होगी, क्योंकि इसका आकार, इसकी क्षमता और मारक शक्ति किसी भी सामान्य मिसाइल से कई गुना अधिक है। ये 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकती है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इसकी रेंज होगी वो 600 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसे नॉर्थ कोरिया की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं के प्रति एक मजबूत प्रतिरोधक के रूप में विकसित किया गया है। तो याद रखना, ये मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 को किसने डेवलप किया? कौन डेवलप कर रहा है? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन अभी याद रखना, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, रशिया ने अपनी एक परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। उसका नाम क्या है? बुरेवेस्टनिक उस मिसाइल का नाम है। अच्छा, वैसे नॉर्थ कोरिया से भी एक मिसाइल के बारे में हमने पढ़ा था, हुआसोंग बैलिस्टिक मिसाइल। हुआसोंग, याद रखना, ये नॉर्थ कोरिया की है। लेकिन इस प्रश्न में हमने साउथ कोरिया की बात करी है, तो साउथ कोरिया ये रहा मैप में, साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल हो गई, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट हैं अभी नए बने थे, ली जे म्यूंग इनका नाम है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल। इसकी स्पेस एजेंसी बनी, उसका नाम है कासा। और अभी स्कूल कक्षा में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक साउथ कोरिया ने ही पारित किया था। तो ये साउथ कोरिया से पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा भारत में। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025, इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025, ये 31 और 31 अक्टूबर को हुआ। कहाँ पर? भारत में। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ। और इसका आयोजन किया भारतीय चावल निर्यातक महासंघ ने, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने। अच्छा, चावल से मैं आपको आज याद दिलाता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का है, फिलीपींस में है। और भारत में कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला और बैन करने वाला भी पहला देश कौन सा बना था? सेम ही है, फिलीपींस। गोल्डन राइस, ये विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है इसमें। और भारत का पहला राइस ATM ये खुला था उड़ीसा में। ICAR ने भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DRR100 कमला और पूसा DST1 को डेवलप किया। इनका संबंध चावल से ही है। और अभी वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पेनजीनोम बनाया? तो आंसर होगा चावल। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
अभी हाल ही में भारत ने SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी भारत ने SJ-100 नागरिक यात्री विमान के उत्पादन के लिए रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है और भारत की ओर से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ये समझौता किया। तो इसके तहत भारत में SJ-100 का उत्पादन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है घरेलू विमानन उद्योग में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और छोटी दूरी की उड़ानों के लिए विमानों की जरूरत को पूरा करना। ये भारत में निर्मित होने वाला पहला पूर्ण यात्री विमान होगा। और इसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि भारत की जो टाटा कंपनी है इसने फ्रांस की एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया था, जिसमें ये नागरिक हेलीकॉप्टर बनाएंगे। उस हेलीकॉप्टर का नाम होगा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर। और इसके लिए इन्होंने जगह भी तय कर ली है। कर्नाटक में ये अपना असेंबली प्लांट लगाएंगे और ये भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट होगा। भारत के टाटा और फ्रांस की एयरबस कंपनी मिल करके ये हेलीकॉप्टर प्लांट खोलेंगे कर्नाटक में। और आज वाले प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं? भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रशिया की ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कंपनी मिलकर के जो छोटे जो नागरिक विमान होंगे उनका निर्माण करेंगे ये भारत में। अब भारत में किस जगह होगा ये अभी तय नहीं हुआ, अभी इतना तय हुआ है तो इतना आप ध्यान रखना। बाकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की एक बार बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 1940 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु। CMD है DK सुनील और ये हमारी 14th नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी, ये भी ध्यान रखना। और बाकी कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया था, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का ही है। तेजस क्या है? ये देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर यशस्वी कर दिया था। स्वीडिश रक्षा कंपनी है साब, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया था। उसके अलावा किस देश ने भारत को दूसरा GE F404 इंजन सौंपा? तो आंसर होगा अमेरिका। और भारत में ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को मिला ये इंजन। और ये इंजन ये कहाँ पे लगाएंगे? तेजस लड़ाकू विमान में लगाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा कल्याण सिंह नगर किस राज्य का नवीनतम जिला होगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो भैया उत्तर प्रदेश में एक और नया जिला बनने की तैयारी चल रही है। ये उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का जिला होगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली और बुलंदशहर जिले के डिबाई जैसे क्षेत्रों को मिलाकर के ये नया जिला बनाया जाएगा। और इस नए जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नगर। मतलब उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कल्याण सिंह, उन्हीं के नाम पर यह नया जिला बनेगा। कल्याण सिंह आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब ये 76 नंबर का नया जिला होगा। अभी इसमें और कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे इन्हीं पे बात चल रही है, तैयारी चल रही है। इससे पहले लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश का जो 75वां जिला बना था वो 2012 में बना था और वो था हापुड़। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने पढ़ा था महाकुंभ लगा था जब, कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला तो अभी प्रयागराज था। तो वो अस्थायी जिला होता है और ये जो बनेगा ये परमानेंट होगा। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ हो गई है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया सारस, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ और भी करंट अफेयर्स के प्रश्न देखोगे तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी बनेगी। कौन बनाएगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए AI का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। और मोती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? भारत में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। भारतीय सेना की राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रचंड शक्ति अभ्यास किया था। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने
रेलवे पटरी के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम को चालू किया। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम जी के नाम पर रखा, परशुरामपुरी। और भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ पर शुरू होगी? वाराणसी में। भारत ने नोएडा में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया था। कंपनी का नाम है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम और किस तकनीक से बनाए जाएंगे? तो कर्निंग तकनीक से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ये करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा ये दोनों बैंकों ने, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ने। तो अभी एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर के इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन नाम से एक नई संस्था शुरू करने की घोषणा की है। उद्देश्य होगा डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का पता लगाना और उसे रोकना। तो मतलब ये एक नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी के रूप में काम करेगा, जो कि वास्तविक समय रियल टाइम में संदिग्ध लेन देन का पता लगाकर डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को रोकेगा। और वैसे तो इसमें भारत के सभी 12 जो सरकारी बैंक है वो हिस्सेदार होंगे, लेकिन एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को इसका नेतृत्व सौंपा गया है, मतलब वो इसका नेतृत्व करेंगे। इसमें अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी? 500 करोड़ रुपए। और ये प्रश्न भी ध्यान रखना कि किस समिति की सिफारिश पे ये बनाया जा रहा है, ये संस्था बनाया जा रहा है? तो एपी होता समिति। अब इन दोनों बैंक की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, टैगलाइन होती है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1908 में, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, एमडी सीईओ देवदत्त चंद और टैगलाइन होती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स आपको करवाऊं तो याद रखना, अगर पूछे किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी थी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सागरमाला कार्यक्रम याद होगा आपको कब शुरू हुआ था? मार्च 2015 में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा जू जियाई को, ये चाइना से हैं, जनवरी 2026 से अपना पद संभालेंगे। फिनटेक कंपनी स्लाइस में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक ब्रांच कहां पर लॉन्च की? बेंगलुरु। और मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक है? यूनाइटेड अरब अमीरात। आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। .बैंक.in डोमेन अपनाने वाला पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक ये बना था पंजाब नेशनल बैंक। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है इनका। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे और किस बैंक ने लॉन्च किया था? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रांची में हुए SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में टॉपर कौन रहा? तो आंसर होगा भारत। तो SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे SAAF का मतलब हो गया साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन। तो अभी ये आयोजन हुआ था 24 से लेके 26 अक्टूबर तक। इस बार इसका ये चौथा एडिशन रहा। कहाँ पर हुआ? रांची झारखंड में। रांची झारखंड में जो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम है वहाँ पे हुआ। और इसमें भारत ने 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रोंज जीते, यानी कि टोटल 58 मेडल जीते। और मेडल टैली में आप देखोगे तो भारत इसमें टॉपर है। दूसरे स्थान पे श्रीलंका है, तीसरे पे नेपाल है, पर भारत टॉपर है। तो याद रखना कहाँ पर हुआ था? रांची झारखंड में हुआ था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया XAI ने। तो अभी दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है कौन भैया? एलन मस्क। इन्हीं की कंपनी है XAI और इसी ने AI पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रोकीपीडिया। नाम से समझ में आ रहा होगा ये विकिपीडिया को सीधा टक्कर देगा। तो ग्रोकीपीडिया ये XAI के ग्रोक AI चैटबॉट से पावर्ड है। इसमें खास बात क्या होगी, मतलब विकिपीडिया से अलग क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि विकिपीडिया की तरह यूजर जो है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर यूजर को कुछ बात गलत लगती है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं।
तो मतलब विकिपीडिया की तुलना में आपको ग्रोकीपीडिया से सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि विकिपीडिया में कोई भी लोग एडिट कर सकते हैं, चाहे तो वो जानकारी गलत दे सकते हैं, चाहे तो सही दे सकते हैं, मतलब सटीकता की 100% गारंटी नहीं है। पर इन्होंने कहा कि हमारे पास है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसे डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकता है। ये AI पावर्ड होगा, ऑटोमेटिकली जो भी जानकारियां होंगी वो अपडेट होती जाएगी, वहां पे अपडेट करना पड़ता है। तो ये है ग्रोकीपीडिया, इसको याद रखना। ये AI पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया होगा, विकिपीडिया की तरह। इसको लॉन्च किया एलन मस्क ने। बाकी देखो, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम CMS-03। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया? तो शेफ हैं संजीव कपूर को। ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना फिजी। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया रंजना प्रकाश देसाई को। त्रिशूल अभ्यास का आयोजन हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब टूर्नामेंट 2025 में कौन सा पदक जीता? दोनों ने गोल्ड जीता। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बी-मान योजना शुरू की, अभी मंजूरी दी थी उड़ीसा। और अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? 8वीं। चर्चा में रहा ताफ्तान ज्वालामुखी कहाँ पर है? ईरान में। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि मातंगी रामकृष्णन का निधन हो गया, वे क्या थी? प्लास्टिक सर्जन थी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।